3200। ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल मैसेज करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, और अगर आप चाहते हो कुछ पैसे खर्च करने के लिए तो आप हमारे जुनून बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे बेहतरीन ढंग से आपकी फुल्ली तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सका मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, और हर एक क्वेश्चन को केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ना उसको समझाना पड़ता थोड़ा सा, मैथ जैसे बताते हो इससे। बाकी सोशल का क्या है कि उड़ाते हुए चला गए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों रिएक्शन किया तो उसका हुआ है सोडियम चला गया क्लोरीन के पास और बेरियम चला गया सल्फेट के पास। तो ये दोनों यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। याद करो डेफिनेशन कि जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया और बेरियम सल्फेट BaSO4, तो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। दो यौगिक अपने एक एक आयनों का आदान प्रदान करता है, इसको बोलते क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। दो डिस्प्लेस हो रहा था, इसमें से सोडियम निकल गया, इसमें से सल्फेट निकल गया, इससे बेरियम आके सल्फेट में मिल गया, सोडियम जाके क्लोरीन मिल गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो ठो डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू, तो बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जिंक है और कॉपर सल्फेट। अब हुआ क्या कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद यहां इसको हटा के खुद चल जाएगा, कॉपर का स्थान खुद ले लेगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो जिंक कॉपर से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब यहां से आपको याद कर लेना है कि जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है ना, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इस बात को याद करना, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। तो अब यहां पे हो क्या रहा, इस जिंक जो है इस यौगिक को से एक आयन को हटा दिया, एक को विस्थापित कर दिया, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब एक का विस्थापन करेगा तो क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। वेरी गुड मोहित, राकेश, आलिया, सयाम, आसिफा, नदीम, सबका परफेक्ट आंसर आ रहा। आगे बढ़ते बच्चों, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना प्यारे बच्चों, ओके। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पहली बार यहाँ पर आ रहे हो या जिन्होंने नहीं कर रखा है, क्योंकि जब भी क्लास चलेगी मैसेज आपके पास जाएगा और आप एकदम टाइम पे आओगे क्लास पढ़ने के लिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है, जो आग निकलती है उसकी लौ कैसी होती, कलर बता रहा है। देखिए ये है मैग्नीशियम, ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, आग के यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको क्या करेंगे, जलाएंगे, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना। तो भाई ये बोला गया है कि जब इसको हम जलाते हैं तो जो चमक निकलता है उसका नाम क्या है, चमकीला उजला। चमकीला उजला इसका चमक होता है। नेक्स्ट है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में क्या था, आप याद कीजिए। जब हम आपको पार्ट 1 पढ़ाए थे वीडियो में, उस टाइम मैंने डिस्कस सबसे किया था कि लोहा है और एक विलयन है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है बाबू, कॉपर सल्फेट विलयन है। और इस विलयन में लोहा को जब डालेंगे तो लोहा यहाँ पे क्या है, लोहा जो है कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। कॉपर ज्यादा क्रियाशील, कौन, लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा और कॉपर साइड लग जाएगा। तो ये बोला गया है कि जो विलयन था उस विलयन जांच प्रणाली में क्या था, तो क्या था भाई, जांच प्रणाली में क्या था, कॉपर सल्फेट था। क्या था भाई, कॉपर सल्फेट था। अब यहाँ कुछ सवाल आपसे बनेगा, ये जो कॉपर सल्फेट है ना इसका रंग कैसा होता है बाबू, कमेंट करें। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का कोई माँ बाप नहीं है, कहीं भी सवाल दे देगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, अगर उससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही, जब ऑक्सीजन की कमी होगी है ना,
तो भाई क्या होगा, अगर ऑक्सीजन निकलेगा तब उसको बोलेंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही तो अपचयन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि अगर हो रही है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, एक बात और आप लोग याद कीजिएगा, अपचयन का एक और नाम है अवकरण। क्या नाम है, अपचयन को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। ठीक है, और उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, याद रहेगा नाम, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अब देखिए, अभी क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही यहाँ पे दे दिया। अगर ऑक्सीजन का योग होगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन बोले, या इसका दूसरा नाम बोले ऑक्सीकरण। अब एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, कभी उपचयन दिया रहेगा, कभी ऑक्सीकरण दिया रहेगा, तो आप दोनों नाम को याद रखे लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी जो हम लोग खाते हैं, साग वगैरह या सब्जी का छिलका वगैरह, या तो सब्जी फेंक दिए है ना, बाहर में सब्जी फेंक दिए, सड़ा हुआ सब्जी फेंक दिए, साग वगैरह का पत्ता वगैरह फेंका गया, तो वो क्या होता है, सड़ गल के कंपोस्ट बन जाता है। और जो कंपोस्ट बनता है ना, उससे एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, जिससे उष्मा निकले है ना, और उसी एनर्जी से हमको हीट, मतलब कंपोस्ट आपने पढ़ा होगा 7-8 में कि कंपोस्ट क्या होता है, गोबर वगैरह मिला के भी बनाते हैं, साग सब्जी से भी मिला के बनाते हैं, जो फेंक देते हैं बाहर में, एक जगह कूड़ादान जमा हो जाता है और उसको गड्ढे में जब डालते हैं ना तो एक कंपोस्ट के टाइप का बन जाता है, तो उससे एनर्जी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है उपचयन, वह प्रक्रिया है। उपचयन में क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे उपचयन में क्या होता है। ये किसका बोर्ड का है, ये आपका सवाल अजब टाइप का है। देखिए, ये चैप्टर का नाम है रासायनिक केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन। अगर आपकी किताब में केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का, तो फिर आपके लिए भी है, हर बोर्ड के लिए है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, लगभग इंडिया में जितने सारे बोर्ड है ना, सभी बोर्ड में साइंस का ये टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो उपचयन वह प्रक्रिया, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है इसमें, तो सभी हो जाएगा। उपचयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, जैसे हाइड्रोजन त्यागता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, और अपचयन में ग्रहण होता है। अगर हम इसकी बात करें, अपचयन की बात करें, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपचयन में, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, द्रव्यमान का नाश नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जा सकता, उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अधिक अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ये मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है, सब में परमाणु संख्या समान रहेगा। इसको हम ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, अब इधर मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिया, अब दोनों तरफ का वो परमाणु संख्या समान हो गया। हमने निर्माण नहीं किया है, इसको बस बैलेंस के लिए दिखाया है कि इधर भी बराबर उधर भी बराबर है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, और इसीलिए इसी सिद्धांत के अनुसार हम लोग
संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। देखिए Fe और H2O, लोहा और जल है, तो लोहा में पानी मिल गया तो बन गया फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करेंगे तो जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो पहले संतुलित करके देखते हैं। देखिए लोहा में कितने अणु हैं, लोहा में एक अणु है। यहाँ पे अणु, जब भी अणु बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा 2, तो 2 अणु। अगर F2 लिखा हो तो ये अणु नहीं होगा, ये परमाणु होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं H2, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 अणु हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे Fe है और H2O है। बैलेंस करने आपको मैंने सिखाया था, आपको पता है तो देखिए बताइए। लोहा 3 है, यहाँ भी 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ 2 है। ऑक्सीजन 2 है, 4 है, यहाँ पे लगा देंगे 4। एक काम करते हैं कलर बदल लेते हैं, यहाँ 3 लगा दिए, ऑक्सीजन 4 लगा दिए। अब ऑक्सीजन 4 हुआ तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, 8 ज़्यादा ना हो गया 4। अब देख लीजिए लोहा 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8। अच्छा यहाँ पे तो मैं लिखना भूल गया ना, हाइड्रोजन में H2 लिखेंगे ना, हमेशा H2 लिखता है हाइड्रोजन में, तो यहाँ 4 लगेगा, 4 दूनी 8। अब ये बोल रहा है कि जल में अणुओं की संख्या कितनी है, तो जल कौन है, H2O क्या है, जल है। तो कितना अणु है, देखिए कितना अणु है, 4 अणु है। आया आंसर सबका, 4 अणु। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद था कि आप लोग इसका आंसर भी दे दोगे, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई इसको देख के कि जल में कितना अणु हो गया, 4 अणु हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये धुआं निकलता है। इस धुएं का रंग कैसा होता है, तो याद कीजिएगा जब PbNO3 इसको जब हम जलाएंगे ना, गर्म करेंगे तो एक धुआं निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इस धुएं का रंग होता है भूरे रंग का। कैसा होता है, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। AgCl क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है। अब इसको क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो क्या बनेगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लिखते हैं, सिल्वर के लिए 2। अब ये बोल रहा कि सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखें, और धूप में रखें, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो जब एक यौगिक जब 2 यौगिक में बट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपघटन भी कह सकते हैं या वियोजन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और चूंकि ये अभिक्रिया सूरज से हो रहा तो हम इसको ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं, नहीं प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश हो रहा ना, इसको हम प्रकाशीय वियोजन भी कह सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन भी, ठीक है। अगर कोई यौगिक विद्युत धारा से अलग होगा तो विद्युतीय वियोजन होगा। कोई यौगिक गर्म करके अलग करेंगे तो उष्मीय वियोजन होगा। और कोई यौगिक सूरज के प्रकाश से वियोजित होगा, मतलब बटेगा, टूटेगा, तो उसको प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। नेक्स्ट है बाबू, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं। आपको मैंने बताया था, ऊष्मा अगर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, बताइए आप लोग इसका नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्केटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, या वैसे इसका केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मार्केट में नाम क्या है, संगमरमर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, इसको हम ऊष्मा देंगे, यानी कि गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो देखो इसको ऊष्मा लिए, बोला ऊष्मा का अवशोषित होता है, मतलब ऊष्मा अभिक्रिया में ऊष्मा पहले गर्म होता है तब रिएक्शन करता है, तो इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। हम एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। यस, CaCO3 को संगमरमर भी कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, ऊष्मा शोषी। अब इसी में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ऊष्मा का वियोजन निकालता है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा, शायद क्वेश्चन होगा। देखिए लोहा है, अब यही क्वेश्चन देखो आ गया
Fe है, CuSO4 है, और क्योंकि लोहा कॉपर से पावरफुल है तो लोहा कॉपर को क्या किया, हटा दिया, तो बन गया FeSO4 और Cu बन गया। ये कौन सा अभिक्रिया है? अब देखिए वही बात हो रहा भाई, एक चीज को विस्थापित किया जा रहा, लोहा कॉपर को हटा रहा है, तो क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहचानिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, रिएक्शन किया तो कॉपर अलग हो गया और H2O हो रहा, तो बोलता है किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन किसे कहते हैं बताइए? अपचयन किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, अपचयन मतलब अवकरण। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, तब बोलेंगे हम उसको क्या, अवकरण। अब यहां देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, बन गया कार्बन, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा, अवकरण हो रहा। किसका हो रहा भाई? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का CuO का हो रहा अवकरण, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। CuO आ गया आंसर, CuO मैंने समझाया था, बहुत अच्छा अदनान, वेरी गुड वेरी गुड। इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाएगा हाइड्रोजन में जो जाके जुड़ गया H2O, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण किसका हो रहा बाबू, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। ये भी आपको याद बताए थे, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अवकारक कहेंगे, और जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया, कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ गया। अब बताइए आप ही, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपचयन। आप अभी तक एग्जाम में अक्सर उपचयन अपचयन ज्यादा देता है, तो उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, दिमाग में बैठा लीजिए बाबू। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बताइए, अब तो तुम्हारा डेफिनेशन दे दिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक है और अपना आयन का और लेन देन कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। जैसे कभी मैंने बताया था, क्या था, NaCl है ना, NaCl हो गया और AgNO3 हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये क्या करेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा। सोडियम चला गया नाइट्रेट के पास, चांदी चला गया क्लोरीन के पास, देखिए AgCl NaNO3, तो ये दोनों यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम आपको देते जा रहे हैं, एकदम समझते जाइए एग्जाम्पल के अनुसार से, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, बिल्कुल होती है भाई, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देंगे तो क्या होगा, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखते हैं ना, घर से जब मार्केट से छड़ आता है, छड़ वाला दुकान से कितना एकदम चमकता है, और जैसे उसको लाके जमीन पर रख देते हैं या छत पर रख देते हैं, खेत में रख देते हैं, तो देखते हैं ना वो उसमें जंग लग जाता है, उसका रंग लाल लाल लालिमा रंग, भूरे रंग का रंग कलर हो जाता है। तो ये बोला गया कि इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं, जंग लगना, यस, जंग लगना। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जितने भी पॉकेट वाला सामान हम लोग खाते हैं, और इसके अंदर जो सामान पहले 1 महीना पहले बन चुका है और अभी खा रहे हैं, तो वही हार्डनेस उसमें है। तो वो हार्डनेस जो बना हुआ है ना, कारण उसमें नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता है, किसी से क्रिया नहीं करता है। और वही अगर चिप्स के थैली को फाड़ दीजिएगा, 5 मिनट बाद देखिएगा वही चिप्स पूरा मुलायम हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ने क्रिया कर दिया उस पर। इसीलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग कहाँ होता है? हाँ, नाइट्रोजन बहुत कम सक्रिय, किसी से रिएक्शन नहीं करता उतना जल्दी। नाइट्रोजन गैस को कम सक्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? संरक्षण में क्या आता है, संरक्षण में नहीं क्या आता है, स्वादिष्ट बनाने के लिए संरक्षण में क्या आता है। इसलिए तो चिप्स के थैले में
नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो भी कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, और भी जो पॉकेट का सामान जो बच्चा लोग को मिलता है, बच्चा लोग वाला जो रहता है, देखिए इतना मोटा, इतना बड़ा थैला पूरा फूला हुआ है और उसमें सामान अंदर में इतनी सा है और थैला इतना बड़ा है पॉकेट। तो जो हवा जो उसके अंदर है ना, वो ऑक्सीजन नहीं है, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि उसको जब फाड़ के खाते हैं तो जो हार्डनेसपन जो दिखता है आपको, वो नाइट्रोजन की वजह से। नेक्स्ट है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थ से क्रिया कर विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लीजिए, आपसे सवाल आ गया। कोई पदार्थ है विघटित मतलब टूट गया, या अन्य पदार्थ से रिएक्शन कर लिया, या कोई पदार्थ टूट गया गर्म होके, या किसी दो पदार्थ से क्रिया कर लिया, एक नया पदार्थ बना, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे जी। उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत अच्छा रानी परवीन, रासायनिक अभिक्रिया, परिवर्तन नहीं बोलेंगे। और अरे रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन आपको लिखाए थे, वही तो है। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करता है, यही तो डेफिनेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फटाफट कमेंट करके। संगमरमर, देखो संगमरमर को क्या क्या कहते हैं? एक तो संगमरमर हो गया, दूसरा इसका नाम है चूना पत्थर। भाई चूना पत्थर भी इसी का नाम है। फिर खड़िया इसी का नाम है, ठीक है। खड़िया जो चौक होता है, अभी भी सरकारी स्कूल में चौक चलता है ना, पेंसिल वाला जो मोटा मोटा रहता है, वही संगमरमर है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं बच्चों? कली चूना कहते हैं। ऐसे आपको याद करते जाना है। और CaOH2 है, ये है बूझा हुआ चूना। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कली चूना का सूत्र क्या है, बूझा चूना का सूत्र क्या है। तो आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहे ही, जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अपना दिमाग को खोल कर रखिए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, दिल के कानों से सुनिए आप मेरी आवाज़ को और समझिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। भाई ऑक्सीकरण भी हो रहा और अवकरण भी हो रहा। जैसे देखिए, यही वाला यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? कॉपर बचेगा। और वही ऑक्सीजन जाके जुड़ गया हाइड्रोजन में, H2O हो जाएगा। अब देख लीजिए इस समीकरण में यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका हो गया अवकरण हो गया, ठीक है। यानी कि अवकरण अभिक्रिया हो रहा, जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन निकलता है अवकरण कहते हैं, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब देखिए जरा ध्यान से, इस समीकरण में अवकरण भी हो रहा और ऑक्सीकरण भी दोनों हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रहेगा? बहुत अच्छा, गुड्डी कुमारी, नसीमा, सईदा, एकदम गजब गजब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऑक्सिक कारक कौन है? आपको मैंने बताया था अकारक और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं जिसका अवकरण होता है। जिसका क्या होता है? अवकरण होता है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हमेशा आके ऑक्सीजन आके जुड़ता है, ठीक है। अभी इस क्रिया में क्या देखे थे? देखिए हाइड्रोजन में जाके जुड़ा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा बल्कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। यहाँ बोला कि ऑक्सीकारक क्या है, तो और देखिए ऑक्सीकारक, अगर अकारक की बात करें तो अकारक किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण। देखिए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा तो हाइड्रोजन को अवकारक बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है जी, तो इसमें से ऑक्सीजन तो निकल जाएगा, तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अवकरण। और अवकरण होगा तो उसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे। सॉरी, इससे ऑक्सीजन निकलेगा, सॉरी इससे ऑक्सीजन निकलेगा तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहेंगे
अवकरण, है ना, इससे ऑक्सीजन निकल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा नहीं ये तो बनाना है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ा है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो अवकरण ये कहलाएगा अकारक, ये भी अकारक, यहाँ पे ऑक्सीकारक O2 कहलाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, जी जी, ऑक्सीजन को बोलेंगे अवकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है, क्योंकि ई जाके क्या होगा, जुड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंगूर का किण्वन किसमें होता है, करना क्या होता है, अंगूर का किण्वन मतलब होता है अंगूर को एकदम बहुत पीस करके बहुत दिन तक एकदम सड़ा गला देना, है ना, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोले हैं, है ना, क्योंकि अंगूर से जब शराब बन जाएगा तो शराब से फिर अंगूर नहीं बन सकता है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें से एक चीज से दूसरी चीज बन जाए लेकिन फिर रिटर्न ना आए, पहली अवस्था में वापस ना आए, तो अंगूर से मैंने शराब बनाया, तो शराब से अंगूर बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, अब अवक्षेप देखिए, आपको मैंने बताया था क्या था, ये तो था NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, इसी में अवक्षेप बनेगा, इसमें AgCl होगा और प्लस NaNO3 होगा, तो AgCl का कलर कैसा होता है बाबू, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब ये दोनों को मिलाए थे तो पेंदी में बर्तन के नीचे में जाके क्या हुआ था, वाइट कलर जो जमा हो गया था, तो वही है अवक्षेपण अभिक्रिया, तो क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, एकदम शुरू में बताया था आपको, ये देखिए जिंक है, इसमें हाइड्रोजन H2SO4 है, ठीक है ना, तो दानेदार जस्ता है उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए, तो जैसे डालेंगे तो जिंक SO4 बन जाएगा और कौन सा गैस निकलेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा, कोई भी अम्ल, ये क्या है, अम्ल है, कोई भी अम्ल में अगर धातु अभिक्रिया करेगा, अम्ल से धातु रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी अम्ल से कोई धातु अगर अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना तो सोडियम डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिक्रियाओं में से अपघटन की क्रिया कौन है, अपघटन कौन है, अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना, अपघटन मतलब क्या, टूटना। अब देखिए टूटेगा कौन, ये दोनों तो जुड़ रहा भाई, ये देखो ये तो टूट ही नहीं रहा, ये देखो टूट रहा, पोटेशियम क्लोरेट जो है टूट रहा, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, ये अपघटन क्रिया हो रहा है ना, ऑप्शन सी अपघटन क्रिया हो गया। नेक्स्ट है, कौन द्विव विस्थापन अभिक्रिया है, द्विव मतलब हुई डबल, अब देखिए इसमें देखो जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ, संयोजन हो गया भाई, संयोजन हो गया। यहाँ भी देखो जुड़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो तो सिल्वर चला गया क्लोरीन के पास और सोडियम चला गया AgNO3 है ना, नाइट्रेट के पास, तो ये हो गया द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन विस्थापन अभिक्रिया पहचानिए, अब पहचाना विस्थापन अभिक्रिया, बताइए जल्दी से फटाफट, विस्थापन अभिक्रिया सारे बच्चे बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, अजहर ओके जी, दिलावर ठीक है, बहुत अच्छा, मुर्तजा ओके, राकेश देखिए अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक बड़ा यौगिक है और टूट के दो यौगिक में बन गया, तो इसको बोलेंगे वियोजन, ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा, ये देखो जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा ना, हाँ नहीं ये तो आदान प्रदान हो रहा ना, कैल्शियम क्लोरीन के साथ चला गया, ये तो इसके साथ, तो ये द्विव विस्थापन हो गया, ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया हो गया। हमसे विस्थापन पूछ रहा है, ये तो है यार, है ये तो बहुत बार लिखा है आपको, अभी लोहा कॉपर को हटा दिया तो फेरस सल्फेट बन गया। कौन एक अपघटन अभिक्रिया उदाहरण नहीं है, अपघटन कौन नहीं है, देखिए ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, मानव शरीर में भोजन जो पचता है तो भोजन भी टूटता है, ये देखो जुड़ रहा है, तो ये है संयोजन। कौन सा अभिक्रिया है, ये है संयोजन अभिक्रिया। बाकी तीनों जो है
अपघटन है। बोला कि अपघटन कौन नहीं है, कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जल्दी बताइए। अब तो बता दीजिएगा आराम से, देखिए जरा ध्यान से, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? कैसा ज़माना आ गया भाई, आजकल ऐसा ज़माना आ गया कि अपना बर्थडे हमको बोलना पड़ता है कि मेरा बर्थडे है, मुझे विश करो। अरे भाई, होना तो ये चाहिए कि मुझे बताए बिना लोग विश करें, तब जाना जाए ना। समझ आ रहा है ना? ऐसा ज़माना आजकल आ गया। आजकल लोग स्टेटस लगाते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी। मतलब लोगों को नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं कि मेरा आज बर्थडे है, मुझे विश करो जबरदस्ती। क्या है कि नहीं ऐसा? कुछ बच्चे यहाँ पे भी हैं। देखिए रेडॉक्स कौन है, यहाँ पे दो दो देखो, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकला, यहाँ से भी निकला, सेम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, फिर कॉपर में जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे दोनों अभिक्रिया हो रहा है ना, दोनों अभिक्रिया हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन दहन का पोषक नहीं है? दहन का पोषक मतलब हुआ जो जलने में सहायता करे, है ना, जो जलने में क्या हो, सहायक हो, उसको कहते हैं दहन का पोषक। लेकिन कौन नहीं है? हम जब कुछ जलाते हैं ना तो उसमें वायु की आवश्यकता पड़ती है, वायु मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि वायु को मिसाल हम ऑक्सीजन से लेंगे। क्लोरीन की भी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम भी जलाने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन को जलाने में कोई आवश्यकता नहीं, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो है हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, सॉरी उल्टा बता दो, नाइट्रोजन तो होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो धातु है ना। हाँ, ये ऑप्शन सी करेंगे, सॉरी फॉर दिस। वायु, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये सब जलने में हेल्प करता है भाई। इसका आंसर मैंने उल्टा बता दिया। हाँ ठीक है, तो दहन के पोषक कौन है? वायु है, क्लोरीन, नाइट्रोजन। चूंकि वायु में ये जो वायु है इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी तो मिला हुआ है, क्लोरीन भी तो मिला हुआ है, मैग्नीशियम में कोई हेल्प, मैग्नीशियम धातु है, ये तीनों गैस है जो कि जलने में हेल्प करता है, ये हेल्प नहीं करता है, ये दहन के पोषक नहीं है, बाकी तीनों है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है आप बता दो जल्दी से। AgCl, जल्दी बताइए। सिल्वर क्लोराइड अभी आपको मैंने बताया था, जो अवक्षेपण था, दो पदार्थ मिल करके NaCl और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया किया तो बर्तन के पेंदिम जो जमा हो गया था, कैसा कलर था, कुछ याद आ रहा? श्वेत कलर था, तो ये होगा का श्वेत रंग होता है। एक और आता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। अगर आपसे पूछेगा, एग्जाम में आया है, एग्जाम में आया है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, आयोडाइड, तो बोले क्या बोलेगा? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद करना है, दोनों पॉइंट याद कीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है और सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। ये दोनों एग्जाम में आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जब हम श्वसन सांस लेते हैं ना तो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है जाके, है ना, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जुड़ता है, जो हम भोजन खाते हैं ऑक्सीजन जाने के बाद एनर्जी निकलता है, तो पहले ऑक्सीजन जुड़ता है, इसको बोलेंगे क्या? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, चूंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और नेक्स्ट है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुछ लोहे ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जैसे घर में गेट लगा हुआ है, बार बार हवा पानी पड़ रहा, झटास आ रहा है ना, भीग जा रहा है, तो गेट खराब हो जाता है। अब क्या करते हैं घर वाले आदमी? उसको पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने में दो फायदा, एक तो देखने में अच्छा लगेगा और दूसरा फायदा है कि जंग से बचेगा। तो लोहा हम जो पेंट करते ना, उसमें अक्सर जिंक का होता है, इसको कहते हैं क्या? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, या तो इसको हिंदी में कहते हैं यशद लेपन, यशद लेपन। अब देखिए, इस सवाल को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग करते हैं?
इसको जस्तीकरण भी कहते हैं। बल्कि 2 नंबर क्वेश्चन में आया था लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जस्तीकरण किसे कहते हैं। तो बोलिएगा अगर लोहे की वस्तु को लोहे की वस्तु को जिंक से जो है लेप अगर पेंट कर दें, जिंक की परत चढ़ा दें लोहे की वस्तु पर, तो उसको क्या बोलेंगे? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। तो तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, और याद रखिएगा तीनों में जिंक का ही परत चढ़ेगा इसमें। नेक्स्ट, उष्मा के द्वारा की गई वियोजित उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कुछ ऐसा अभिक्रिया होता है जो उष्मा से वियोजित हो जाता है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या करेंगे? इसको उष्मा देंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो बन गया भाई। तो जब उष्मा से अलग होगा तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। और विद्युतीय वियोजन क्या होगा? जैसे देखिए H2O है, पानी है, पानी में क्या करेंगे? पानी में क्या करेंगे? धारा डाल देंगे, करंट। तो विद्युत धारा जब डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा पानी में। अगर विद्युत के माध्यम से कोई चीज टूट रहा है तो विद्युतीय वियोजन, उष्मा से टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन। और एक तो सिल्वर ब्रोमाइड वाला था, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को जब गर्म के सूर्य का प्रकाश लगाए थे, है ना, सनलाइट, तो सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया था। तो ये हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन का 3 प्रकार हो गया ना, विद्युतीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? देखिए जिंक और Pb, कॉपर का अपेक्षा क्या है? आपको पता है ना, अभी पढ़े हैं, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तभी तो कॉपर को हटाया था। तो क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। कि कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन टूटता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड भी टूटता है, सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है, सिल्वर आयोडाइड टूटता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl ये भी टूटता है। सब जो है ना, धूप लगेगा टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? देखिए कुछ पदार्थ ऐसा होता है ना, जैसे लकड़ी जलाइए एकदम खूब ज्वाला निकलेगा, कपड़ा जलाइए एकदम ज्वाला, ज्वाला मतलब ऐसे, है ना, ये वाला। कोयला जलाते हैं, जब कोयला को जलाते हैं ना तो कुछ नहीं ज्वाला निकलता है, खाली एकदम आग देगा खाली। अभी कोयला जलते देखे कि है ना, तो उसमें ये नहीं निकलेगा। लकड़ी वगैरह रहेगा तो जलेगा खूब, वो खाली आग देगा, तो कोयला में ज्वाला नहीं निकलता है भाई। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन पच जाता है। तो भोजन कैसे पचा? उसमें ऑक्सीजन मिला तब भोजन पचा, तब उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला। हम जो भोजन खाते हैं ना, तो खाली भोजन पचने का मतलब ये नहीं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, भोजन पच जाएगा, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सांस भी लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लीजिएगा तभी भोजन पचेगा पेट में, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए भोजन को पचाने के लिए, तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। अब एक क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे करते व्यक्त? समीकरण के माध्यम से। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया? H2O बन गया भाई। तो यहाँ पे बैलेंस कर दिए। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, इसको कैसे लिख रहे हैं? समीकरण बनाए। ये क्या है? ये है समीकरण, इक्वेशन है। इसको बोलेंगे समीकरणों से निरूपित करते हैं या व्यक्त करते हैं। कौन असंतुलित है? आप तो समझ गए असंतुलित। दोनों तरफ देखेंगे परमाणु संख्या। देखिए आइए जोड़ते हैं। हाइड्रोजन 2 परमाणु, ये जो 2 है ना दोनों के लिए है, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, संतुलित हो गया। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ये 2 पोटेशियम के लिए भी, 2 क्लोरीन के लिए भी, 2 ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। तो क्लोरीन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। ये तो है ही है, ये भी संतुलित है। अच्छा यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो यही होगा। और क्या? 3 गो संतुलित है, 1 गो असंतुलित है, हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन समीकरण संतुलित है? अब इसमें पहचाने संतुलित कौन है भाई, जल्दी बताइए सारे बच्चे। वीडियो लाइक वैक कर रहे हैं आप लोग मेहरबानी करके अपना फर्ज समझ करके, अच्छी लग रही वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट चैनल में, ताकि जब भी पढ़ाएंगे आपके पास मैसेज आएगा। घंटा वाला बटन दबाइएगा जरूर से।
और ये नंबर मेरा नोट कर लीजिए। मेरे से अगर जुड़ना है आपको है तो नंबर पे मैसेज कीजिए हाय हेलो, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें संतुलित कौन है? देखिए लोहा Fe2 क्लोरीन 2, लोहा 1 लोहा क्लोरीन 2, अरे ये तो है ये संतुलित, फिर तो ये संतुलित हो गया। और कहाँ हुआ? तो फिर और तो नहीं।